जनरल रीजन नहीं होना चाहिए कि पर्सनल रीजन या प्री ऑक्यूपेशन। इन रीजनों में सर एमसीए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ, जैसे फीस नहीं रिसीव हुई है, या द फीस इज नॉट कमेंसरेट विद द वर्क रिक्वायर्ड, या से आपने कोई और लाइन ऑफ सर्विस चालू कर लिया, आप वैल्यूएशन करने लग गए हैं, आप इंसॉल्वेंसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका उधर फोकस है। या फिर पैंडेमिक के कारण आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आज के दिन ये भी एक रीजन वैलिड, वन ऑफ द वैलिड रीजन है। आई डोंट हैव रिसोर्सेज ड्यू टू पैंडेमिक, सो आई कैन नॉट डू द ऑडिट। ये सारे रीजंस हो सकते हैं फॉर रेजिग्नेशन। सर इज कारो एप्लीकेबल टू फॉरेन बैंक्स? सर बैंकिंग कंपनीज को एग्जेम्प्टेड है स्पेसिफिकली, तो सर फॉरेन कंपनीज के लिए कारो एप्लीकेबल है, बट बैंकिंग कंपनीज के लिए एग्जेम्पशन है, तो फॉरेन बैंक को भी नहीं एप्लीकेबल होगा। What would be the reasonable steps for recovery in case of clause 3? Sir, I'm not getting your question. You can raise your hand and ask it directly. The name is Redmi लिखा हुआ है सर, यहाँ पर नाम भी नहीं है इसमें, तो क्या आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। सर क्लॉज 3 किसका सर, कारो का बोल रहे हैं या? ठीक है, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, तो आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। तो सर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स की बात कर रहे थे, तो जैसा हमने कारों में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी सर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सर स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच लोन वाज टेकन, उस पर्पस के लिए यूज हुआ है कि नहीं, अगर नहीं यूज हुआ है तो यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। सो फिर ये सारे डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को करने हैं, एंड देन एज ऑडिटर हम इन्हें चेक करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे। सर टाइटल डीड्स के बारे में सर स्पेसिफिकली नोट्स टू अकाउंट में लिखना पड़ेगा हमें। द कंपनी शैल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी whose title deeds are not held in the name of the company in the format given below, and where such immovable property is jointly held with others, details are also required for the to the extent of the company share। तो सर जहाँ पे jointly held है तो अपना कितना शेयर है, तो ये एक चार्ट बना के दिया गया नए शेड्यूल 3 में, जहाँ पे सर अपने को पूरा डिटेल्ड देना है, जो कि सर कारों में हमने देखा था, जो पॉइंट्स है मोर और लेस यहाँ पे सारे के सारे कवर्ड है। बस ये यहाँ पे ध्यान रखना है सर, ऐसा नहीं है कि जो रीजन मैनेजमेंट यहाँ दे रहा है अपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने कारों में डाल देंगे। सर रीजन हमें देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो रीजन दिया है वेदर वी आर सेटिस्फाइड विद दैट और नॉट, एंड देन हमें वो चीज कारों में डालना पड़ेगा। सो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड अगेन कारों में भी ये रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे भी फर्दर रिक्वायरमेंट आ गया है। वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, द कंपनी शैल डिस्क्लोज एज टू वेदर द रीवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ ए रजिस्टर्ड वैल्यू। तो कोई भी रिवैल्यूएशन हुआ एनी क्वांटम, सर वो रिक्वायरमेंट तो है ही आरबी का, प्लस एज अ मैनेजमेंट को नोट्स टू अकाउंट में ये डिस्क्लोज करना है कि सर उन्होंने आरबी से वैल्यूएशन लिया था कि नहीं, अगर वो कोई रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। Next, sir, loan to related party. Again, they have provided a chat. इस डिटेल्ड डिस्क्लोजर यहाँ पे देना है, जो भी लोन अपने दिए हैं प्रमोटर को, डायरेक्टर को, केएमपी को और रिलेटेड पार्टी को, अगर वो रिपेबल और डिमांड है या उसका टर्म्स एंड कंडीशन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है या पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो वो पूरा डिटेल यहाँ पे आएगा, एंड यहीं से फिर एज द ऑडिटर हम वेरीफाई करके कारों में रिपोर्ट करेंगे। प्लस लोन्स, वेदर वो लोन्स है, लोन है या एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन है कि नहीं, उसका क्या परसेंटेज है, एंड देन बाइफरकेट करना है, प्रमोटर को क्या दिया हुआ है, डायरेक्टर्स को क्या दिया हुआ है, केएमपी को क्या दिया हुआ है, और रिलेटेड पार्टीज को क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सर, सीविप से रिलेटेड पहली बार इतना डिटेल पूछा गया है, और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज द रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद बहुत सारा कंक्लूजन निकाल पाएंगे कोई भी जो भी फाइनेंशियल्स को देख रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं। तो सर सीविप का भी अब एजिंग देना है सर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एजिंग देना है सर। यहाँ पे बहुत सारे, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिंपल अपने एजिंग दे देंगे सर, बहुत सारे और पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है सर। पहले तो सर बाइफरकेट करना है कि प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस में और जो कि टेम्पररी सस्पेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं सर। अगर हम देख कोई अमाउंट सर, इस यहाँ पे अगर हम कोई अमाउंट डिस्क्लोज कर रहे हैं,
सर अगर हम यहाँ पे कोई अमाउंट डिस्क्लोज कर रहे हैं कि सर कोई टेम्परेरी सस्पेंडेड प्रोजेक्ट है एंड मोर देन 3 years ओल्ड प्रोजेक्ट है, तो सर सब या मोर देन 2 to 3 years है, तो सर सिर्फ डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया। सर एज ऑडिटर यहाँ बहुत सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सर अगर 3 साल पुराना कोई प्रोजेक्ट है जो कि सस्पेंडेड है, तो क्या सर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू देम क्या कैपिटलाइज हो रहा है? सबसे पहला चीज वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता है सर, वो हमें देखना पड़ेगा। या नॉर्मल केस में भी सर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अगर 6 महीना था और हम उसमें 2, 3, 5 महीना 6 महीने का ग्रेस दे दिए, बट ओवर एंड अबाउट दैट अगर वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो रहा है तो हमें रीजन एनालाइज करने पड़ेंगे एंड देन फिर समझना पड़ेगा कि क्या इसमें हमें फर्दर ग्रेस देना है, मतलब फर्दर ये जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटलाइज होंगे कि नहीं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा सर कि अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट सस्पेंडेड है तो सर एस 28 पॉइंट में आएगा सर, क्या इंपेयरमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि सर जब अगर कोई भी सस्पेंडेड प्रोजेक्ट है वो जब भी रीस्टार्ट होगा तो सर एडिशनल कॉस्ट लगेगा, मैनेजमेंट को एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट वहाँ पे एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पॉइंट आ जाता है कि क्या हमें कुछ इंपेयर करना पड़ेगा, वो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमें इन केसेस में जो कि बहुत सारा ओल्ड सी होता है। हाँ सर कोई प्रोजेक्ट है जो कि 5 साल का बड़ा प्रोजेक्ट था तो वो मोर देन 3 years में फॉल कर रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई छोटा सा 6 महीना साल भर का प्रोजेक्ट है या कोई सस्पेंडेड प्रोजेक्ट है, उस केसेस में ओवर एंड ओवर दिस रिपोर्टिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि अमाउंट डाल दिया अपना चैप्टर ओवर हो गया, फर्दर एनालिसिस बहुत सारे करने होंगे एंड उसके रिपरकेशंस अपने ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे। सर देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड मतलब अगर इम्पेयरमेंट हिट होता है तो उसका कोई इम्पैक्ट है क्या उस इम्पेयरमेंट का गोइंग कंसर्न पे या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। ना सर यहाँ पे सीविप का 2 चार्ट है, एक तो सर एजिंग हो गया जो कि हमने बाइफरकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस एंड प्रोजेक्ट टेम्परली सस्पेंडेड। फर्दर एक और एजिंग देंगे, प्रोजेक्ट वाइज एजिंग देंगे सर कि सर अलग अलग प्रोजेक्ट, जैसे अगर 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो चारों प्रोजेक्ट का अलग अलग एजिंग अपने को देना पड़ेगा। सिमिलरली सर इंटेंजेबल एसेट भी अगर कोई सीविप में है, कोई भी सर कंपनी ने कुछ कंपनी के कुछ इंटेंजेबल एसेट्स है, कोई कंपनी इन हाउस सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही है या कुछ भी इंटेंजेबल एसेट प्रिपेयर कर रही है, या तो उसका भी एजिंग यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें भी 2 चार्ट बनेंगे उनका, सस्पेंडेड एंड प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस का एंड सेकेंडली प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 के हिसाब से। नाउ डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, जो सर हमने कारों में देखा था, कारों में हमें बेनामी की कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है कि नहीं उसका रिपोर्टिंग करना था। सिर्फ यहाँ पे सर पूरा डिटेल्ड सर एक नोट डालना है ऑन बेनामी प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्या, कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है क्या, और अगर हुआ है तो सर किस किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हुआ है, क्या अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है, कौन उसके ओरिजिनल बेनिफिशरीज से, वो पूरे डिटेल्स, वेदर प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है या नहीं, या बुक्स के अंदर है या बाहर है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे देने होंगे। अगेन सर जो स्टेटमेंट्स फाइल विद द बैंक्स की हमने बात की थी, सर वहां पे कारों में रिक्वायरमेंट था 5 करोड़ के ऊपर के वर्किंग कैपिटल लोन से रिलेटेड। यहाँ पे सर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, छोटा सा छोटा वर्किंग कैपिटल लोन है, क्वार्टरली स्टेटमेंट जो सबमिट कर रहे हैं वेदर वो डिस्क्रिपेंसीज है या नहीं है वो रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को खुद से, और अगर हम बना रहे हैं फाइनेंशियल तो मैनेजमेंट के बिहाफ में हमें रिपोर्ट करना होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर द कंपनी हैज borrowings from financial banks or financial institution on the basis of securities of current asset। अगर सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट के बेसिस पे बोरोइंग्स है तो 2 चीज रिपोर्ट करनी है, क्वार्टरली स्टेटमेंट और रिटर्न जो फाइल कर रही है कंपनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करता है कि नहीं करता है, और अगर नहीं मैच करता है तो एक रिकंसिलिएशन बना के देना होगा कि क्या क्या अमाउंट, क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट इज द रीजन, वो एक रिको बना के देना पड़ेगा इसके लिए। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है। और फ्रेंड्स अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, वो कारों में है, यानी कि कारों नहीं भी एप्लीकेबल है तो भी ये अपने को रिपोर्ट करना है, और सर 2 लाख का भी वर्किंग कैपिटल लोन है तो भी यहाँ रिपोर्ट करना है, एनी अमाउंट। अगेन दिस पॉइंट इज कमिंग फ्रॉम कारो। विलफुल डिफॉल्टर अगर कंपनी डिक्लेयर्ड है तो फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग आएगी, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर और डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। एक और सर प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है सर, रिलेशनशिप विद स्ट्राइक ऑफ कंपनी। सर स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के साथ आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे अपने को रिपोर्ट करना है, स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है सर। इन नोट्स टू अकाउंट में सारे कंपनियों को
रिपोर्ट करना है। तो सर हमने काफी दिन से हम सुन रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं सर, दैट द एमसीएज स्ट्राइक ऑफ 2 लाख कंपनीज, 3 लाख कंपनीज एंड नंबर ऑफ कंपनी। तो सर हम कभी देखने नहीं गए कि वो लिस्ट में सर अगर हमारी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई है तो ठीक है, बाकी सर हम हमारा जिनके साथ ट्रांजेक्शन है क्या वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है? क्योंकि सर प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे ना तो सर हम लोगों में से बहुतों ने विटनेस किया होगा। सर पिछले पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेरी आया है कि कंपनी सर स्टेटमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो सर अगर कंपनी स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है तो सर लिमिटेशन आ गया अपने ऑडिट पे। तो हमें एज अ ऑडिटर सर सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये मेरे पूरे ओवरऑल ऑडिट को इम्पैक्ट कर रहा है क्या, वेदर द लिमिटेशन इन इज टू द पर्टिकुलर पॉइंट और वेदर द लिमिटेशन इज टू माय ओवरऑल ऑडिट। तो सर वेदर क्या हमें एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देने की दरकार है, वहां पे अटेंशन डालना है, लिमिटेशन मेन ऑडिट रिपोर्ट में डालनी है कि नहीं डालनी है, और अगर नहीं डालनी है तो अदरवाइज इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें लिखना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो मैनेजमेंट को नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है ये चीज कि ये डिस्क्रिपेंसीज है कि नहीं है। तो सर पहले तो मैनेजमेंट को चेक करके उन्हें ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, बाद में हमें एज अ ऑडिटर इसको चेक करना पड़ेगा। तो सर स्ट्राइक ऑफ कंपनी वाला पॉइंट है सर, यहाँ पे सर हमें हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स है, बाय ट्रांजेक्शन्स ऐसा नहीं कि हमने सेल परचेज या पेमेंट लिया दिया है। सर हमारा अगर किसी स्ट्राइक ऑफ कंपनी में 5 साल पहले शेयर खरीदा था, अभी भी अगर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पुराना कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, रिसीवेबल है, पेबल है, हम किसी स्ट्राइक ऑफ कंपनी का शेयर हेल्ड करते हैं या और कोई बैलेंस है रिलेटेड टू कोई भी स्ट्राइक ऑफ कंपनीज, तो उसका यहाँ पे डिटेल देना है। और सर ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर है, जैसे ही ये डिटेल्स आएगा सर वैसे ही सर मुझे पर्सनली लगता है कि ये सारे चीज 206 को ट्रिगर करने के लायक है। क्योंकि अगर स्ट्राइक ऑफ कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो सर वेदर अगर वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है तो सर अपने को तो कुछ मिलना नहीं है, तो ये अमाउंट तो राइट ऑफ करना है इन्वेस्टमेंट का, या रिसीवेबल है तो वो तो राइट ऑफ करना होगा, या कंपनी रिवाइवल में जा रही है नहीं जा रही। क्योंकि प्रैक्टिकली सर ये भी हो सकता है कि आप कंटिन्यू परचेज सेल कर रहे हैं 5 साल पहले पुराने स्ट्राइक ऑफ कंपनी का। वो तो सर रिसेंटली, वेरी रिसेंटली एमसीए ने लास्ट ईयर आई बिलीव इन 2019 एंड ऐसा कुछ हुआ था कि काफी बहुत सारे स्ट्राइक ऑफ कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया था। अदरवाइज तो सर कंपनी 4-4, 5-5 साल से स्ट्राइक ऑफ है और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन की जा रही है। दे आर नॉट बॉदर टू सी इफ आवर शेयर होल्डर इज स्ट्राइक ऑफ कंपनी देन व्हाट टू डू। सर आपका स्ट्राइक ऑफ कंपनी है, वो स्टेक चला गया, वो गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है, अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट व्हाट वी कैन सी गवर्नमेंट वैसे शेयर्स को जो कि कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है उसका ओनरशिप क्लेम कर सकती है, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में डाल सकती है, या बेनामी ओनर उसको इन्वोक कर सकती है कि उनके शेयर्स बेनामी है क्योंकि कंपनी तो स्ट्राइक ऑफ हो गई है, हम अभी भी दिखा रहे हैं उनको शेयर होल्डर। तो सर वो सारे शेयर्स जैसे भी, अभी यहाँ पे तो अपने डिस्कस कर सकते हैं, बट जैसे भी हो अपने को अगर वैसे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट से हटने चाहिए। कोई भी सर अगर आउटस्टैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है या फिर शेयर्स है इन द नेम ऑफ द कंपनीज जो कि स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, तो सर एनी हाउ दीज अमाउंट्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, अदरवाइज डिस्क्लोजर आएगा तो सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड अपने को नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है कि सर कोई ऐसा चार्ज है क्या जो कि प्रॉपर टाइम पे रजिस्टर नहीं हुआ है या सेटिस्फाई नहीं हुआ है। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हम लोग जानते हैं कि सर सेटिस्फैक्शन तो अब बियॉन्ड 300 डेज भी कर सकते हैं, बट अब बियॉन्ड 120 डेज अब चार्ज रजिस्टर नहीं कर सकते। तो वैसा अगर केसेस है तो वो कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर होते रहेगा सर। सर नंबर ऑफ लेयर ऑफ कंपनी, सर CRA1 एक CLR1 इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, CLR1 एक फॉर्म आया था सर, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में अमेंडमेंट आया था और ये एक नया रूल्स आया था 2017 में, कंपनी रेस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ लेयर रूल्स 2017। तो सर अगर 2 लेयर बियॉन्ड हॉरिजॉन्टली बियॉन्ड 2 लेयर्स अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड करती है कोई कंपनी, तो उससे पहले नहीं कर सकती और करती है तो CLR1 फॉर्म कंपनी को फाइल करना है, तो उससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर करना है अपने को कि अगर मोर देन 2 लेयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी है तो क्या रिलेशनशिप है उन कंपनियों के साथ और कितने स्टेक्स होल्ड करके रखे हैं। देन सर अगेन एडिशनल वर्क, ये सारे रेशियोज अपने को डिस्क्लोज करने हैं।
और अगेन सर ये सारे चीज रेशियो जो हम बनाएंगे 21-22 में डिस्क्लोज करेंगे, वो सर हमें 2021 के लिए भी रिपोर्टिंग करनी है, ये सारे रेशियोज के लिए, वो उनके लिए भी कैलकुलेट करना है। तो अच्छा रहेगा अभी जब हम 2021 की ऑडिट करेंगे तो ही कैलकुलेट करके रख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अगले नेक्स्ट ईयर फिर से पूरा अपने को अमाउंट निकालने पड़ेंगे और कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये सारे रेशियोज हमें कैलकुलेट करके नोट्स टू अकाउंट्स में देने हैं। इसके अलावा अगर मोर देन 25% प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने में अगर डिस्क्रिपेंसीज है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देना है कि ये 25% का अंतर क्यों आया। सर हो सकता है सर कोविड के कारण टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो में चेंजेस आए हों, बहुत सारे एंटिटीज के 50% तक चेंजेस आए हैं, तो सर वो सारे केसेस में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सर मर्जर से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम अप्रूव हुआ है तो सर उस स्कीम में जो जो चीज है उससे रिलेटेड प्रॉपरली अपने को सबसे पहले तो ये डिस्क्लोज करना है कि ऐसा कोई स्कीम अप्रूव हुआ है और उसके अकाउंटिंग प्रॉपरली हुए कि नहीं, स्कीम में जो भी एज पर द स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं, और अगर कोई डेविएशन है तो उसे रिपोर्ट करना है यहाँ पर। सो यूटिलाइजेशन ऑफ बोरो फंड एंड शेयर प्रीमियम, सर कोई भी पैसा अगर हम यूटिलाइज कर बोरो किए हैं या प्रीमियम अगर हम लिए हैं, whether company has advances or loan or investment fund including foreign entities या subsidiaries, तो ये दो चीज डिस्क्लोज करना है। directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever or on behalf of the company। तो सर ऐसा तो नहीं है ना कि कोई लोन हम ले रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट हम रिसीव किए हैं विद द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि सर ये इन्वेस्टमेंट या लोन हमें इन्वेस्ट करना है थर्ड कंपनी में, तो अगर ऐसा कंडीशन के साथ लोन मिला है या ऐसा कंडीशन के साथ हमें प्रीमियम रिसीव किए हैं तो वो डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा सर, तो उस डिस्क्लोजर का ये डिटेल होगा। या ये सेकेंड पॉइंट इससे रिलेटेड है कि सर अगर वैसा हमने दिया है, अगर ऐसा कोई भी पैसा हमने लेंड किया है, अगर ऐसा कोई भी पैसा हमने लेंड किया विद अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि सर आप ये पैसा थर्ड पार्टी को दे दीजिए, तो भी यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्लोजर आएगा उससे रिलेटेड। अनडिस्क्लोज्ड इनकम अगेन सर सर्च एंड सर्वे से रिलेटेड है। अगेन यहाँ पे वही है सर, सरेंडर्ड अगर जो अमाउंट सरेंडर्ड एंड डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी है उसका रिपोर्टिंग यहाँ पे आएगा ड्यूरिंग द ईयर अगर है तो वो प्रॉपर्ली बुक्स में डील किया गया है कि नहीं, अनलेस देयर इज अ ड्यूटी फॉर डिस्क्लोजर अंडर एनी स्कीम एंड आल्सो सेल स्टेट whether the previously unrecorded income or related assets have been properly recorded in the books of accounts। CSR फ्रेंड्स, CSR से रिलेटेड हमने आई थिंक कारों में शायद CSR से रिलेटेड पॉइंट स्किप हो गया है, तो अभी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कारों में भी CSR का रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे भी अपने को CSR रिपोर्टिंग की तो कारों में भी सर दो पॉइंट है CSR से रिलेटेड। सर वो बोल रहा है 135(5) का और 135(6) का कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं, वो कारों में रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे सर शेड्यूल 3 में भी अपने को CSR से रिलेटेड डिटेल्स देना है। अगर CSR whether the company covered under 135, अगर कवर होता है कंपनी सेक्शन 135 में तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, क्या सर अमाउंट स्पेंड किया है कंपनी ने क्या नहीं किया है, फिर वेदर जो कंट्रीब्यूशन करना था सर, जो 135 सबसेक्शन 5 और 6 की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। दो रिक्वायरमेंट है, एक है सर जो फंड कंपनी को अगर CSR एप्लीकेबल है सबसे पहले कंपनी पे 135 के हिसाब से, तो क्या करना है कि कंपनी को CSR लायबिलिटी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, प्रीवियस 3 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज पर सेक्शन 198। सो वो प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और एवरेज का 2% निकालना है। तो मान लीजिए 2% हुआ 10 लाख, तो ये 10 लाख कंपनी की लायबिलिटी थी CSR की। अब इस 10 लाख को अपने को 3 पार्ट में बाइफरकेट करना है। पहला, वो पैसा जो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कर दिया, तो मान लीजिए सर 2 लाख रुपया कंपनी ने स्पेंड कर दिया। दूसरा सर, वो पैसा जो कि मेरे किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मान लीजिए 3 लाख ऐसा है इसमें जो कि मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और तीसरा पार्ट वो होगा जो कि मेरा कंपनी ने स्पेंड भी नहीं किया है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी नहीं है, तो ये तीसरा हो गया। वो मान लीजिए 5 लाख है, तो इसका क्या होगा सर, 2 लाख तो कंपनी ने खर्चा कर दिया, तो 3 लाख है जो मेरे ऑनगोइंग से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है बट कंपनी ने अभी खर्चा नहीं किया,
उसे सर 30 दिन के अंदर अंदर, जो 30 अप्रैल चला गया प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को एक सेपरेट अकाउंट खोलना है जिसका नाम होगा अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। से कंपनी का नाम एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, वो अकाउंट खुलेगा और उसमें ट्रांसफर करना है इस 3 लाख को 30 दिन के अंदर अंदर। और रिमेनिंग 5 लाख जो कि कंपनी ने स्पेंड नहीं किया है और कंपनी की अनस्पेंट सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड भी नहीं है, वो सर शेड्यूल 7 में लिस्टेड गवर्नमेंट फंड्स को दे देने हैं, पीएम केयर और अदर जितने नेशनल रिलीफ फंड, इन सब फंड्स को अपने को 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सर ये सारे डिटेल्स हमें नोट्स टू अकाउंट्स में और कारो एप्लीकेबल है, तो वहां पे भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि वो जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स है वो प्रॉपरली हुए हैं कि नहीं हुए। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शंस हैं, क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, कब से कंपनी ने हेल्ड किया था क्रिप्टो करेंसी, क्या डिपॉजिट और एडवांसेस लिया गया है क्या फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, इसका डिस्क्लोजर करना है। तो सर दीज वेयर द डिटेल्ड बेसिक जो कि हमें रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज करने का। मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, हमने देखा होगा, वी हैव विटनेस्ड कि इज कमिंग फ्रॉम कारो 2020, बट देन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि कारो तो लिमिटेड सिर्फ बहुत कम कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होगा, बट शेड्यूल 3 सर बहुत सारी कंपनी, मतलब सारी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है, अमेंडमेंट्स भी। तो सर हमें सर अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अभी कम्युनिकेट करना है क्लाइंट्स को, ये सारी चीजें आप अभी से सही कर लीजिए एंड देन नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट करनी है। That's all from my side. We are open for questions. अगर कोई भी questions हैं तो सर आप you can ask and I'll be happy if I'll be able to answer. Good evening to all. Good evening. Anyone have any questions? मयूर, I think किसी का कोई क्वेरी नहीं आ रहा है। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। Thank you मयूर for such a nice elaboration. एक विश्वनाथ जी का एक क्वेश्चन आया है। Directors has OD facility with banks wherein his sole proprietor business receipts and payment are routed. If any funds are transferred from such OD account to company's current account as loan from directors, will such amount come under scope? सर एक बार अनम्यूट करके डिस्क्राइब कीजिए ना सिनेरियो विश्वनाथ जी, अच्छा रहेगा। विश्वनाथ जी, if you can raise your hands तो हम लोग फिर आपको unmute I have asked you to unmute, विश्वनाथ जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा कर दो। हाँ सर, क्या क्वेरी है आपका, बताइए सर। हाँ मयूर जी, कैसा है कि the person is having an OD facility from this bank, okay, he is also director in one, the company is not having, the person individual company is not having, नहीं individual, he is that individual is having, हाँ he is into insurance and financial consulting, तो उनका एक बैंक में OD चल रहा है, अच्छा, उसमें उनका सारा बिजनेस रिसीट्स आता है एंड लाइक सब्सटेंशियल क्रेडिट्स है। अभी उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड भी खोला है इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, ओके। यहाँ प्राइवेट लिमिटेड में कभी फंड्स लगता है तो OD अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो प्राइवेट लिमिटेड में फंड्स लगता है OD अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। लेकिन कंपनी बॉदर्ड नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, कंपनी के लिए तो ये पैसा अल्टीमेटली डायरेक्टर से आ रहा है। हाँ करेक्ट, और डायरेक्टर का आपको चेक कर रहा है डायरेक्टर का ओन्ड फंड है कि नहीं। करेक्ट, बिकॉज वो डिक्लेरेशन भी दें कि आई हैव नॉट बोरोड, तो वो थोड़ा ग्रे होता है क्योंकि वो सर एकदम सर अगर प्राइमा फेसी ये एविडेंट है कि सर OD अकाउंट से आ रहा है ये पैसा, तो सर क्लियर है कि ये बोरोड फंड से ही पैसा आया है। हाँ ये सर बहुत बार सर बहुत जन ये प्ली लेने की कोशिश करते हैं कि सर मेरा पैसा जो ओन्ड फंड है वो और कहीं लगा हुआ है,
तो हम मतलब और कहीं हमने लोन नहीं दिया है, तो ये पैसा कहीं ना कहीं मेरे ओन फंड का ही है, बट सर सस्टेनेबल नहीं होगा ये सब प्लीज। मैंने सर डायरेक्ट एक नेक्सस अपने को दिख रहा है कि ऑडिट अकाउंट से डायरेक्टली पैसा आ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे, तो सर वो तो सर डिपॉजिट ही है सर, मतलब हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये डिपॉजिट नहीं है। ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक्स फॉर टाइम। change whether we have to report the property wise and deed wise। सर अगर कंपनी के नेम पे हेल्ड नहीं है तो हमें सर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी वाइज डिस्क्लोज करना पड़ेगा इसमें सर। एक मिनट, विनोद गोयल जी ने हैंड रेज किया है। विनोद जी बोलिए। उनको एक बार ले ले। Well, विनोद जी can you hear me? Can you hear me? यस सर बताइए। हाँ, मैं वीके गोयल बोल रहा हूँ। बोलिए सर। जो 139(8) का लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, उसमें एक लिस्टेड कंपनी है, वो है स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। हाँ, वो स्टॉक ब्रोकर को सेबी में एक इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है शेयर ब्रोकर्स को, तो वो करवा रही है। बट विल दैट इंटरनल ऑडिट बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ 139(8) एंड द इंटरनल ऑडिट एज यू रेफर्ड इन द कारो? आई एम टेलिंग यू सर, यहाँ 2 पॉइंट है। प्राइमा फेसी अगर हम बोले तो माय ओपिनियन इज नो, बट देन सर एज अ ऑडिटर हमें उसे देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑडिट विद द साइज एंड साइज ऑफ द कंपनी, क्या वो कमेंसरेट है, क्या वो सेटिस्फाई कर देगा जो पूरा का पूरा कवर कर रहा है, कवरेज हो रहा है। तो सर हम और आप जानते हैं कि सर कवरेज पूरा नहीं होता है वो सर, वहाँ पे तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मेनली सर कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड फॉर्म्स वगैरह जो उनको सिर्फ चेक करने का रहता है। तो जनरली आई डोंट थिंक कि वो कवरेज रहेगा। बट हाँ, अगर सेम ही एंटिटी जिनको हम आउटसोर्स करके रखे हैं ये काम या इन हाउस कर रहे हैं, उन्हीं का अगर स्कोप हम बढ़ा दें और बाकी थोड़े थोड़े चीजों को और ऐड कर दे, तो सर वो ऑडिट को अपने कह सकते हैं कि वो मतलब सेटिस्फाई करेगा अपना जो रिक्वायरमेंट है इंटरनल ऑडिट का। बट देन स्कोप को इंक्रीज करना पड़ेगा, सिर्फ जो सेबी के रिक्वायरमेंट है सिर्फ उससे फुलफिल नहीं होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी थे। मयूर, सुनील कुमार जी बोलिए। सुनील जी सुनील जी अनम्यूट करके पूछिए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, संजीव अग्रवाल जी का चैट बॉक्स में दिख रहा है, एक अजीत वर्मा जी का, मैं देख रहा हूँ। अजीत जी पूछ रहे हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ ₹1 crore इज रिपोर्टेड बाय द कंपनी, रिपोर्टेड tantamount to fraud on or by the company from the shareholder point of view। सर सर्च एंड सर्वे में अगर रिपोर्ट हो रहा है तो सर जनरली अभी तक तो सर इसको फ्रॉड में कवर नहीं करते हैं। एज अ फर्टर्निटी वाइज अगर हम देखेंगे तो सर वो फ्रॉड में नहीं है। उसमें सर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट हो रहा है तो उसके इसमें हमें बोलना पड़ेगा कि फ्रॉड बाय द कंपनी। अपने को बैकग्राउंड ऑफ द ट्रांजैक्शन में भी देखना होगा कि क्या ट्रांजैक्शन है, और फिर ये सुनिश्चित हो पाएगा कि क्या वो एक फ्रॉड था या फिर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम था। संजीव जी पूछ रहे हैं व्हाट ऑल वी हैव टू चेक गोइंग कंसर्न। सर समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं आप, अनम्यूट करके पूछेंगे सर प्लीज संजीव जी। और मेरे को लगा सर गोइंग कंसर्न के बारे में सर पूछना चाह रहे थे। गोइंग कंसर्न के बारे में आई थिंक सो। संजीव जी अगर अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। मैम एक ही लेगा। हाँ नहीं, हम 2 मीठा ले लिया सर। गोइंग कंसर्न के लिए जो मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन, तो सर सबसे पहले तो 570 ऐसे अपने को देखना पड़ेगा, वो एकदम क्लियर करता है कि किस तरीका से अपने को गोइंग कंसर्न अपने को चेक करना है ऑडिटर। और सर जो अपना ये लाइबिलिटी रिपेमेंट कैपेसिटी है, नेक्स्ट 1 ईयर का लाइबिलिटी रिपे कब अपने कर पाएंगे कि नहीं, वो अपने को चेक करना है। दैट इज, तो सर एक रिपेमेंट शेड्यूल अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर कंपनी का बोरिंग से या ह्यूज लाइबिलिटी है तो नेक्स्ट 1 ईयर में क्या क्या पेमेंट्स पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए हमें रिसीव होंगे कंपनी को, एंड अकॉर्डिंगली सर रिपेमेंट शेड्यूल एक प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उस बेसिस पे हम जस्टिफाई, मतलब वेदर वो नेक्स्ट 1 साल का रिपेमेंट कैपेबिलिटी है कि नहीं कंपनी का,
एंड देन हम लोग गोइंग कंसर्न है कि नहीं कंपनी का वो जस्टिफाई कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसा एविडेंस हमें मिल जाता है ड्यूरिंग द ऑडिट जो कि अपने आप में ये साबित करता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, से हम मिनट्स चेक कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रिजोल्यूशन पास करके रखा है कि कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली है, कंपनी अपना जो मेन वर्क है वो फैक्ट्री बंद करने वाली है, ऐसा कोई रिजोल्यूशन, या सेल कर रही है, तो सर फिर देन क्वेश्चन अराइज होंगे एंड देन फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अपने को। आई होप आपका यही सवाल था, मैं जवाब दे पाया। यस मयूर, ये बोलता विनोद भैया का फिर हैंड रेस दिखा रहा है, विनोद गोयल जी का, आई थिंक। विनोद जी बताइए सर। तो हाँ सर, मेरे को वो जो अभी एक प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्टर से लोन लिया हुआ है, लोन लेके दिया हुआ है कंपनी को, तो उनके केस में तो चूंकि वो सीसी अकाउंट खोल रखा था और वहां से ओडी लेके दे रखा था, तो वो तो डायरेक्ट नेक्सस पता चल ही रही थी। पर सपोज कीजिए कि हम डायरेक्टर का ऑडिट नहीं करते हैं, हम कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और डायरेक्टर अपना डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैंने बिना लोन लेके दिया हुआ है, तो कैन आई रिलाई ऑन इट एंड से सो इन द रिपोर्ट? सर प्राइमा फेसी तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की दरकार नहीं है, बट देन अगर ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टिगेशन अगर हमें ये चीज क्लियर कट अगर समझ में आ रहा है कि ये पैसा वहां से आ रहा है, अगर ये पैसा, देखिए एक्ट का रिक्वायरमेंट है सिर्फ डिक्लेरेशन, प्राइमा फेसी हमें बियॉन्ड डिक्लेरेशन नहीं जाना है, बट ट्रांजैक्शन का नेचर देखते हुए अगर ये क्लियरली हमें समझ में आ जा रहा है कि ये पैसा तो बोरोड फंड से आ रहा है, अगर वो क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है तो सर उस समय तो सर दिक्कत है। तो क्या सर, जब सर हमारे कई क्लाइंट्स के यहाँ तो सर डायरेक्टर का ऐसा चल रहा है, करंट अकाउंट जैसे बैंक में चलता है ना, दिन में 4 बार रुपया आता है, 4 बार जाता है, लाइक ए करंट अकाउंट। सर होता है सर बहुत सारे केसेस में, तो सर अगर वो विद इन ओन फंड है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बियॉन्ड दैट है तब सर दिक्कत है, वो डिपॉजिट बन जाएगा। और सर उन सबको सर एक प्रिंट आउट निकाल के ना 1 करोड़ का जो फाइन है डिपॉजिट के केस में वो मेल कर दीजिए सर, और वो नहीं, अगर हम ये लिख दें कि वी हैव रिलाइड अपॉन द सर्टिफिकेट ऑफ द डायरेक्टर, हाँ अपने लिख सकते हैं, अपने को तो स्पेसिफिक लिखना नहीं है अलग से, अपने मतलब अपने वर्किंग पेपर में ये वो सर्टिफिकेट का फिर कॉपी लेके रख लेना चाहिए सर। हाँ वही ठीक, थैंक यू। सुनील जी बताइए सर क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर बोलिए। बोल रहा हूँ कि जैसे किसी कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट में लगा हुआ है तो क्या वो एनबीएफसी एक्टिविटीज क्वालिफाई करता है? सर as far as my view, I think FD फिक्स्ड डिपॉजिट से बाहर रहता है। FD मतलब वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में कवर नहीं होता है। ओके, तो आप कुछ रेफर दे सकते हो कि अंडर व्हाट सेक्शन और क्लोज? देख के अभी तो इमीडिएटली सर माइंड में नहीं है, देख के मैं रेफर कर दूंगा। ओके थैंक यू। बट जितना मुझे ध्यान है FD फाइनेंशियल एक्टिविटी 50-50 डेफिनेशन के लिए कवर नहीं होता है। ओके थैंक यू। Thank you. If director has given loan to company, then what is the minimum rate of interest that should be provided? सर 186 से लोन देने में बोलता है कि मिनिमम बैंक रेट पे होना चाहिए, लोन लेने के केस में कोई भी सेक्शन एज सच स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि किस रेट पे होना चाहिए, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट बेसिक बैंक रेट फॉलो हो, बट एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Thank you, Mayur. Thank you for such a nice deliberation on Caro and Schedule 3. बहुत अच्छे से deliberation दिया तूने डिटेल में। Request to Mr. Vivek Bankal ji, our Secretary of Association, to please give a vote of thanks. Vivek, thanks, Rohit. well, On behalf of BICA, I would like to thank our own CM Mayur Agrawal for sharing his view on Caro 2020 and Schedule 3 amendments. Really, the group discussion was very informative and interactive, and I hope all of us must have been benefited. Thanks, Mayur, once again, and thanks to all viewers for joining. Thanks a lot. It was my pleasure, भैया. Thank you so much. Yeah, thanks, Mayur. थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। Thank you all of you. Thanks. बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा भैया, एकदम nice. बहुत wonderful session.
Yeah, thanks to all participants. Thank Yeah. you. Yeah, thank you. राहुल भैया